नमस्कार। एवीएम ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 9वीं विषय विज्ञान, और आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। उत्तक। उत्तक किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से कार्य को संपन्न करता है, इन सब की जानकारी इस अध्याय में हम प्राप्त करेंगे। हम सब जानते हैं कि सजीवों का जो शरीर होता है वो कोशिकाओं का बना होता है। इन्हीं कोशिकाओं के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा जाता है। एक कोशि के जीव, बहुकोशि के जीव। एक कोशि के जीव। एक कोशि के जीवों में शरीर की विभिन्न क्रियाएं जैसे पोषण, उत्सर्जन, जनन इत्यादि एक इस कोशिका की सहायता से ही पूरी होती है, जबकि बहुकोशि के जीवों में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए कोशिकाएं समूह बनाकर कार्य को संपादित करती है। जब ये कोशिकाएं एक समूह बनाकर किसी भी कार्य को संपादित करती है तो हम उसे उत्तक कहते हैं। अर्थात कोशिकाओं, समान कोशिकाओं यानी एक जैसी कोशिकाओं का समूह जो किसी समान कार्य को संपादित करता है या किसी एक कार्य को पूर्ण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। उत्तकों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। पादपों में पाए जाने वाले उत्तक को पादप उत्तक कहा जाता है, जंतुओं में पाए जाने वाले उत्तक को जंतु उत्तक कहा जाता है। आइए अब हम इन उत्तकों का वर्गीकरण देखते हैं। सबसे पहले पादप उत्तक। विभाजन क्षमता के आधार पर पादप उत्तक को दो भागों में बांटा गया है। पहला है विभाज्य उत्तक, जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहा जाता है। ये जो विभाज्य उत्तक होता है, ये पादपों के उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर वृद्धि होती है। दूसरा होता है स्थायी उत्तक। ये विभाज्य उत्तक ही बाद में स्थायी उत्तक में परिवर्तित हो जाता है, यानी विभाज्य उत्तक का परिवर्तित रूप ही स्थायी उत्तक कहलाता है। विभाज्य उत्तक, जैसे कि मैंने आपको कहा, विभाजन वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी शीर्ष या पार्श्व की भागों में पाया जाता है। स्थायी उत्तक को पुनः दो भागों में बांटा गया है। एक तो सरल उत्तक, दूसरा जटिल उत्तक। सरल उत्तक को पुनः तीन भागों में बांटा गया है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और जटिल उत्तक को दो भागों में बांटा गया है, जाइलम और फ्लोएम। ठीक इसी प्रकार से जंतु उत्तक को भी चार भागों में विभाजित किया गया है, एपिथेलियम उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। ये सारे उत्तक पौधों और जंतुओं में विशेष प्रकार के कार्य को संपादित करने का काम करते हैं। विभाज्य उत्तक को वृद्धि उत्तक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहा जाता है। विभाज्य उत्तक का अर्थ होता है विभाजित होना, अर्थात पौधों के उन भागों में यह पाया जाता है जहां की कोशिकाएं लगातार विभाजित होती है। विभाज्य उत्तक की जो कोशिकाएं होती है वो छोटी, पतली भित्ति वाली होती है और सक्रिय होती है, अर्थात लगातार विभाजित होती रहती है। ऐसी कोशिकाएं जब भी विभाजित होती है तो बनने वाली संतति कोशिकाएं का कुछ भाग, यानी बनने वाली संतति कोशिकाओं में से आधी जो कोशिकाएं होती है वो विभाज्य उत्तक में और कुछ कोशिकाएं स्थायी उत्तक में बदल जाती है। ये जो विभाज्य उत्तक की जो कोशिकाएं हैं वो पादपों के अंगों का निर्माण और साथ ही पादपों में वृद्धि का कार्य करती है। और एक विशेष बात यह है कि जो विभाज्य उत्तक है वो केवल पादपों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता। इसीलिए
पादप जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं क्योंकि उनमें विभाज्य ऊतक उपस्थित होता है। विभाज्य ऊतक को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, पार्श्व विभाज्य ऊतक और अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक। शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक प्ररोग के शीर्ष भाग में यानी जड़ व तने की वृद्धि वाले भागों में पाया जाता है, जो कि पौधों की लंबाई में वृद्धि का कार्य करता है। पार्श्व विभाज्य ऊतक होता है ये तने की परिधि या मूल की वृद्धि में सहायक होता है। और जो अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक होता है ये पत्तियों के आधार या टहनी के दोनों पर्व की ओर उपस्थित होता है। इस प्रकार हमने देखा कि जो विभाज्य ऊतक है वो पौधों में निरंतर वृद्धि का कार्य करता है। स्थायी ऊतक विभाज्य ऊतक की कोशिकाओं में कुछ समय पश्चात विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है, तब यह ऊतक स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाता है। स्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहले स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, जटिल ऊतक और सरल ऊतक। सरल ऊतकों को पुनः 3 भागों में बांटा गया है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेन्काइमा। सबसे पहले हम लेते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा सजीव कोशिकाओं का समूह होता है। कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतकीय आधार या पैकिंग का निर्माण करती है, इन्हें ही हम पैरेन्काइमा कहते हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। साथ ही यह कोशिका भित्ति पतली और कोमल होती है और इन कोशिकाओं के मध्य अंतराकोशिकीय अवकाश पाया जाता है। पैरेन्काइमा के कार्य। पैरेन्काइमा मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य करता है। सबसे पहले यह पौधों में सहायता प्रदान करता है और भोजन संग्रहण का कार्य करता है। कुछ कोशिकाएं पैरेन्काइमा की कुछ कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है। जब इनमें हरित लवक पाया जाता है तब इन्हें हम कोलेन्काइमा के नाम से जानते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करने में सहायक होता है। कुछ जलीय पौधों में यह पैरेन्काइमा इनमें हवा भरी होती है। इन पैरेन्काइमा को हम एरेन्काइमा कहते हैं। यह जलीय पादपों में पल्लवन और श्वसन में सहायक होते हैं। तने व जड़ों में पोषण वाले पदार्थ और जल के संग्रहण में भी यह सहायक होते हैं। सरल ऊतक का दूसरा भाग है कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा को स्थूलकोण ऊतक भी कहा जाता है। प्रत्येक पौधों के बाह्य भाग पर एक त्वचा के समान संरचना होती है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। यह कोलेन्काइमा एपिडर्मिस के नीचे वाले भाग में पाया जाता है। कोलेन्काइमा की कोशिकाएं भी सजीव कोशिकाएं होती है और इनका जो आकार होता है गोल, अंडाकार अथवा बहुभुजीय हो सकता है। साथ ही यह कोशिकाएं लंबी और कोनों पर अनियमित ढंग से मोटी होती है। इनके मध्य अंतराकोशिकीय अवकाश अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। कोलेन्काइमा का प्रमुख कार्य होता है यह पौधों के कोमल अंगों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, साथ ही उनको लचीलापन प्रदान करता है। अगर कोलेन्काइमा में हरित लवक उपस्थित है तो ये प्रकाश संश्लेषण में भी सहायक होता है। इसमें जो सेल्यूलोज और पेक्टिन की उपस्थिति होती है, इसके कारण यह जल संचय का कार्य भी करता है। सरल ऊतक का तीसरा भाग है स्क्लेन्काइमा। इसको दृढ़ ऊतक भी कहा जाता है। स्क्लेन्काइमा की जो कोशिकाएं होती है वो प्राय लंबी, पतली और लिग्निन युक्त होती है। लिग्निन कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक सीमेंट के समान रासायनिक पदार्थ होता है जो कि कोशिकाओं को दृढ़ करने का कार्य करता है। स्क्लेन्काइमा की जो कोशिकाएं होती है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक दूसरे से सटी हुई होती है।
इनके मध्य अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। ये कोशिकाएं जो सिरे से होती है वो नुकीली होती है। स्खलन कायमा में जीव द्रव्य की अनुपस्थिति के कारण ये कोशिकाएं मृत होती है। अब स्खलन कायमा कहाँ पाया जाता है? तो यह मुख्य रूप से तने संवहन मंडल के समीप पत्ती की सिराओं के बीच में तथा बीज व फल के छिलके युक्त वाले भाग में यह पाया जाता है। स्खलन कायमा का प्रमुख कार्य होता है पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करना। आपने नारियल का फल देखा होगा, उसमें जो रेशे पाए जाते हैं वो स्खलन कायमा के ही उदाहरण है।